नमस्कार दोस्तों, पीसी सेंचुरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीके का वो पार्ट करवाते हैं और जीके इस तरीके से करवाते हैं कि बिना किसी तोता मैना की तरह रटे आप मानचित्र लेकर गए, आप एटलस लेकर के बैठिए और अपना कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए। हमारे पास में संसाधनों का अभाव है, लेकिन फिर भी श्वेत पट पर भी जो भी हम पढ़ाएंगे वो डिजिटल से कम नहीं होगा। डिजिटल में जो आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है किसी दूसरे चैनलों के माध्यम से, उनकी बजाय हम अथक प्रयास करके, मेहनत करके, परिश्रम भाग्य की जननी है, इसी आधार पे हम परिश्रम करके आप तक जो ज्ञान पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अथक प्रयास रहेगा कि आपके भाग्य क्या, आपके किस्मत का दरवाजा हम केवल परिश्रम की चाबी से खोलें। इस प्रकार का परिश्रम हम आपके साथ करने के लिए तैयार है। जीके हमारा जितना भी होता है वो मानचित्रों द्वारा होता है, चाहे संविधान का जीके हो, चाहे हिस्ट्री का जीके हो और चाहे ज्योग्राफी का जीके हो। आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा वो मानचित्रों के माध्यम से करवाया जाएगा। तो हमारे श्वेत पट पर जो भी हम मानचित्र बनाएंगे, आपका छोटा से छोटा टॉपिक हम बकायदा मानचित्रों के आधार पर बनाएंगे और वो भी आपके श्वेत पट पर इसी मार्कर की सहायता से। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबा करके इस मित्र को आगे के लिए, आप दोस्तों की मदद के लिए मुझे प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए। आइए हम हमारे टारगेट की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी भूमिका के। तो हम 2 महाद्वीप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा था, फिर हमने अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ा था। आज हमारा तीसरा महाद्वीप है, वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा महाद्वीप है। आइए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश है, कॉपी, पेन और एटलस मानचित्र आपकी टेबल पर होना चाहिए और बड़े कंसंट्रेट तरीके से अपने इसको क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। देखो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको देश आते हैं। मध्य अमेरिका के अंदर उत्तरी अमेरिका में जो देश आते हैं वो है ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये उत्तरी अमेरिका के देश है। फिर ये दक्षिणी अमेरिका के देश है। देखो, विश्व के अंदर एक भाषा है लैटिन भाषा, और जहां लैटिन भाषा है वो स्पेनी, पुर्तगाली और इटालवी, फ्रांसी, इन भाषाओं की जननी कही जाती है। मेक्सिको से लगा करके मध्य अमेरिका के देश होते हुए, पनामा होते हुए और दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन देशों के अंदर, यानी ये जितने भी देश है, इन देशों के अंदर लैटिन भाषा बोली जाती है। इसलिए मेक्सिको और जो मध्य के देश है उन्हें कहा जाता, मैंने मेरे सूत्र के माध्यम से ये समझा कि इसे मैंने होनिकोपा कह दिया। होनिकोपा के अंदर है आपका मेक्सिको के बाद में आता है ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इस प्रकार होनिकोपा देश, ये जो है मध्य अमेरिकी देश में, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में भी लैटिन भाषा बोली जाती है, मध्य अमेरिका में भी लैटिन भाषा बोली जाती है, मेक्सिको में भी लैटिन भाषा बोली जाती है। और जो कैरिबियन द्वीप है, कैरिबियन द्वीप में जैसे फ्लोरिडा तट से एकदम दक्षिण पूर्व में जो क्यूबा है, हैती है, डोमिनिक गणराज्य है, प्यूर्टो रिको है, इन कैरिबियाई लगभग 7000 द्वीप समूह हैं और वो किसी न किसी देश का पार्ट है। तो कैरिबियन द्वीप समूह है वो मेक्सिको और ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और दक्षिणी अमेरिका के जितने भी देश है, ये सारे लैटिन अमेरिकी कहलाते हैं। लैटिन भाषा के कारण लैटिन अमेरिकी कहलाते हैं। लेकिन जब बात आती है उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका के अंदर है, यहां एक देश पड़ता है पनामा जल संधि द्वारा अलग हो जाता है। पनामा जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से
उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। लेकिन पनामा उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़ता है, पनामा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, पनामा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका पनामा से अलग होता है, तो दक्षिणी अमेरिका, ये देश दक्षिणी अमेरिका पड़ते हैं। जो केंद्रीय अमेरिका के भाग है, केंद्रीय अमेरिका के अंदर छोटे छोटे देश भाग है, उसमें है ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इनमें से ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये देश कहीं ना कहीं इधर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से जो है लगे हुए सटे हुए देश है। लेकिन बेलीज और अल सल्वाडोर केवल एक ही महाद्वीप से सटे हुए हैं। बेलीज है वो अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है और अल सल्वाडोर प्रशांत महासागर से सटा हुआ है। बाकी ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से लगे हुए देश हैं। केवल बेलीज और अल सल्वाडोर एक ही महासागर से जुड़े हुए हैं। जैसे बेलीज अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, अल सल्वाडोर प्रशांत महासागर से जुड़ा है। तो इस प्रकार मेक्सिको से लगा करके मध्य अमेरिका होते हुए दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन राष्ट्र, इनके अंदर लैटिन अमेरिका कहे जाते हैं। यदि मध्य अमेरिका की बात आए तो मेक्सिको और पनामा तक के देश मध्य अमेरिका कहलाते हैं। यदि केंद्रीय अमेरिका की बात आए तो ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा ये मध्य अमेरिका के भाग है। और उत्तरी अमेरिका की जब बात आ जाए तो पनामा से उत्तर के उत्तरी अमेरिका के अंदर है और पनामा देश से दक्षिण से सारे दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से पनामा देश है वो उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो इस प्रकार हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पार्ट को हम अलग कर रहे थे। आगे के लिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार ये जो पार्ट है उधर आ जाते हैं, जो अपना दक्षिणी अमेरिका है। देखो दक्षिणी अमेरिका का वर्णन करते हैं एक एक करके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रकार से डरे से। आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर के यदि मदद करोगे तो बिल्कुल अपन पढ़ना रहेगा बिना किसी व्यवधान के। देखो ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के अंदर है कोलंबिया है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना देश है। अब देखो एक एक देश को करते हैं। इधर आ जाएगा देश, इधर आ जाएगी राजधानी दक्षिणी अमेरिका के देशों में, और इधर आ जाएगी मुद्रा। मुद्रा कौन कौन सी मुद्रा है? जैसे पहले लेते हैं, पहला देश है कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी है वो है बोगोटा। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है वो है बोगोटा। और कोलंबिया की जो मुद्रा है वो है पीसो मुद्रा। कोलंबिया की मुद्रा पीसो। कोलंबिया राजधानी बोगोटा और मुद्रा है वो पीसो। फिर देश आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है काराकस या काराकास। काराकस, और इसकी मुद्रा है बोलीवियर। बोलीवियर। वेनेजुएला जो काराकस राजधानी है और बोलीवियर है। वेनेजुएला हाल ही सुर्खियों में रहा पीछे 2 सालों के अंदर, क्योंकि उसकी मुद्रास्फीति रेट है वो 1000 के लगभग बढ़ गई थी। और बाजार के अंदर जब लोग सामान खरीदने जा रहे थे तो बोरियां भर करके लेके जा रहे थे, बोरियां की बोरियां भर करके, पैसों से बोरियां भर करके, जबकि सामान भी बोरियों से भर के लाना होता है, जबकि उसकी जगह वो पैसे कोई सामान छोटा सा खरीदने के लिए बोरियां भर करके, बैग भर के, थैला भर करके, यानी मुद्रा की रेट इतनी घट गई थी, मुद्रास्फीति इतनी घट गई थी। वेनेजुएला एक तेल उत्पादक देश है। कोलंबिया भी एक तेल उत्पादक देश है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और उसकी मुद्रा है पीसो। देखो कोलंबिया इधर है कैरिबियन सागर से जुड़ा हुआ है और इधर ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कोलंबिया
दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महासागरों से जुड़ा है। इधर ये प्रशांत महासागर से जुड़ा है, इधर ये प्रशांत महासागर से जुड़ा है कोलंबिया, और इधर ये कैरिबियन सागर से जुड़ा है। तो इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश है कोलंबिया जो दो महासागरों से जुड़ा हुआ है। एक तो इधर है जो है प्रशांत महासागर, और इधर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आंतरिक सागर है कैरिबियन सागर। तो इस प्रकार अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश लगता है, वो है कोलंबिया। कोलंबिया एक कहवा निर्यातक देश है। कोलंबिया कहवा निर्यातक देश है, कहवा निर्यातक। और कोलंबिया की जो कॉफी होती है वो अपने सुगंध के लिए बहुत ही जानी जाती है। वहां के शहर है, कोलंबिया के जो शहर है वो है मेडेलिना, मैनिजेल्स, टोलीमा। ये जो है वो कहवा उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। कोलंबिया 2 महासागरों से लगता है, प्रशांत महासागर, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और इसके उत्तर पूर्व की तरफ है वो है कैरिबियन सागर जो अटलांटिक महासागर का भाग है। कोलंबिया एक तेल उत्पादक देश है, और यह कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका का सबसे उत्तरतम बसा हुआ देश है। तो इस प्रकार 2 सागरों से लगता है, और कोलंबिया के अंदर मेडेलिन, मैनिजेल्स और टोलीमा कोलंबिया के कहवा उत्पादक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। मेडेलिन, मैनिजेल्स और टोलीमा। कोलंबिया की कॉफी अपने सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यदि आपके घर के अंदर कॉफी बन रही है तो आपके आए हुए मेहमानों को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इतनी सुगंधित कॉफी की सुगंध जहां आती है। हालांकि कॉफी निर्यातक देशों में ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी निर्यात करता है और सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन कोलंबिया अपनी सुगंधित कॉफी के लिए जाना जाता है। और जो कॉफी कहवा से तैयार की जाती है वो मेडेलिन, मैनिजेल्स और टोलीमा जो शहर है वहां से की जाती है। इसी प्रकार कोलंबिया अपनी कॉफी के लिए जाना जाता है। बात कर रहे हैं वेनेजुला। वेनेजुला है वो कैरिबियन सागर से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, जिसकी राजधानी है कराकस। और कराकस विश्व के सुंदर शहरों में से एक है कराकस। जलवायु परिवर्तन की खूब सारी मीटिंग है और खूब सारे सम्मेलन है वो कराकस के शहर में होते हैं। तो इस प्रकार वेनेजुला का सबसे बड़ा शहर है वो कराकस, और उसकी जो बोलीवियर उसकी मुद्रा कही जाती है वेनेजुला की। वेनेजुला की मुद्रा स्फीति के कारण वेनेजुला की जो मुद्रा है वो सुर्खियों में रही थी। और वेनेजुला की जो चीज सबसे ज्यादा चर्चित रहती है वो है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो है उसको खोजने का श्रेय जाता है एक अमेरिकी विमानक थे। अमेरिकी विमान उड़ाने वाले थे विमानक जिसका नाम था जिमी एंजिल। जिमी एंजिल ने इसे खोजा था। जिमी एंजिल ने इसे खोजा था। और ये एंजिल जलप्रपात जैसे ये दक्षिणी अमेरिका जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका की एक सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी नदियों में नदी है अमेजन की सहायक नदी है जो वेनेजुला में बहती है। उस नदी का नाम है ओरिनिको। ओरिनिको की सहायक नदी है केरो। ये केरो नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो अमेजन की सहायक नदी ओरिनिको की सहायक नदी केरो पर स्थित है। और एंजिल का अर्थ होता है विश्व के गहनतम स्थान वाला जलप्रपात। इसकी ऊंचाई लगभग एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर के आसपास है, यानी 980 मीटर या 979 मीटर के आसपास है। लगभग 3212 फीट ऊंची है।
3212 फीट ऊंची है। और इतनी ऊंची पहाड़ी से जल गिरता है कि जल गिरते गिरते यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई से जल गिरता है। जब 1 किलोमीटर ऊंचाई से जल गिरता है और ये वेनेजुला है वो विषुवत रेखा के एकदम पास में स्थित है, इसलिए विषुवत रेखा के पास में स्थित होने के कारण ये उष्णतम और जो उपोष्ण क्षेत्रों में पड़ने के कारण कहते हैं कि 1 किलोमीटर से ऊंचाई से यानी 979 मीटर से जब जल नीचे गिरता है तो गिरते गिरते जलवाष्प जल बदल जाता है। यहां जलवाष्प नहीं बदलता है, जो जल बच जाता है वो धुएं के रूप में हवा उसे उड़ा के ले जाती है और आसपास में जल के फुहारे धुएं के रूप में बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार एंजिल जलप्रपात है। और वेनेजुएला एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है जो अमेरिका से हमेशा अपनी दुश्मनी के लिए जाना जाता है। यूग्रो सावेज था, उन्होंने इसे नाम बदलने की, एंजिल जलप्रपात के नाम बदलने की कोशिश भी की थी। तो इस प्रकार एंजिल जलप्रपात है जो ओरिनिको नदी के सहायक नदी कैरो पर स्थित है। ये वहां का जो पहाड़ है उसका नाम है ओयनटेपू। ओयनटेपू पहाड़ी से जो जल 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है ओयनटेपुई। ओयनटेपुई कानाइमा वहां का कानाइमा वहां की विश्व धरोहर है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है कानाइमा। कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ओयनटेपू पहाड़ी है और उस पहाड़ी से एंजिल जलप्रपात गिरता है और वो 3212 फीट यानी 979 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार विश्व का गहनतम जो है जलप्रपात है। जिमी एंजिल ने खोजा था और जिमी एंजिल ने जब ऊपर से उसको देखा तब कहते हैं कि ओयनटेपू पहाड़ी पर उतारने की कोशिश की थी। जिमी एंजिल अमेरिकी एक विमानक था, उन्होंने जब उस पहाड़ी पर उतारने की कोशिश की थी, जो विमान के पहिए वो दलदल में धंस गए और विमान वहां फंस गया। कहते हैं कि 33 सालों तक विमान वहां पड़ा रहा। और जिमी एंजिल है वो विमान से निकल करके, यहाँ घने जंगल है, अमेजन बेसिन के घने जंगल है जो ब्राजील और वेनेजुएला और इन भागों में पाए जाते हैं। अमेजन के जंगल है पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं और घने जंगलों के लिए ब्राजील की अमेजन नदी जानी जाती है, जहां आज तक कोई पहुंच भी नहीं पाया। और बड़े सर्पिले ऐसे विषैले जानवर भी वहां पाए जाते हैं और विश्व के बड़े बड़े लंबे लंबे सर्प, एनाकोंडा जैसे सर्प वहां पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि 11 दिन बाद में जिमी एंजिल है वो उस पहाड़ी से उतर करके अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन तब तक उसकी बहादुरी के चर्चे चारों तरफ फैल गए थे। तो एंजिल, जिमी एंजिल की याद में उस जलप्रपात का नाम एंजिल जलप्रपात रखा गया। वो वेनेजुएला का विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वो वेनेजुएला की ओरिनिको नदी की सहायक कैरो पर स्थित है। ओरिनिको नदी अमेजन की सहायक बनती है। तो इस प्रकार ये जलप्रपात है। और वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। वेनेजुएला खुद तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसकी एक झील है मेराकेबो। मेराकेबो झील विश्व में तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस प्रकार वेनेजुएला के बाद में हम आते हैं ट्रिनिडाड एवं टोबैगो। यह प्रशांत महासागर के उत्तरतम भाग में स्थित है। इसका नाम है, कहीं कहीं इसे ट्रिनिदाद कहा जाता है, ट्रिनिदाद एवं टोबैगो। टोबैगो टोबैगो राजधानी का जो नाम है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। और जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। डॉलर। आप कॉपी पेन लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो इस प्रकार ट्रिनिडाड एवं टोबैगो जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और उसकी मुद्रा है डॉलर। ट्रिनिडाड टोबैगो कैरिबियन महासागर में द्वीपों का समूह है। सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है ट्रिनिडाड और दूसरा बड़ा द्वीप है उसका नाम है टोबैगो। लेकिन ट्रिनिडाड एवं टोबैगो की 96% जनसंख्या केवल ट्रिनिडाड पे रहती है और 4% जनसंख्या टोबैगो पर रहती है। ट्रिनिडाड एवं टोबैगो कैरिबियन सागर में स्थित वो देश है
जहां भारतीय बसते हैं, और यहाँ की लगभग 40% जनसंख्या भारतीय है, 40% जनसंख्या अफ्रीकी है। इस प्रकार 80% जनसंख्या तो भारतीय और अफ्रीकी होती है। 40% भारतीय होने के कारण यहाँ होली है, दिवाली है जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। और अभी हाल ही सुर्खियों में सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई सरकार को, और सरकार ने लंदन के, इंग्लैंड के न्यायालय में जब ये अर्जी दी, और एक भगोड़ा था नीरव मोदी, जिसने पंजाब नेशनल बैंक से खूब सारे पैसे लूट करके वो विदेश भाग गया। वो सबसे पहले जिस देश में शरण ली वो था ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से वो लंदन आकर के रहने लग गया, और अब लंदन न्यायालय ने ये कह दिया है कि आप इसे प्रत्यापित करके भारत ले जा सकते हो। जो इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं उसके अनुसार उसे वापस प्रत्यर्पण के द्वारा भारत लाया जाएगा। तो उसने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में शरण ली थी। वो देश है पोर्ट ऑफ स्पेन। स्पेन जिसकी राजधानी है वो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड जो टोबैगो है वो कैरिबियाई आर्थिक शक्ति कहलाता है। ये पेट्रोलियम उत्पादक है और ये कैरिबियन आर्थिक शक्ति कहलाता है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या 13 लाख है और यहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं। जब अंग्रेजों ने गन्ने की खेती के लिए कैरिबियाई राष्ट्रों में जब लेकर के गए, तब गन्ने की खेती के लिए जो लोगों को बोरों में भर करके लेके गए थे, और गिरमिटिया नाम की जो प्रथा थी उसी के तहत वो लेकर के गए थे। और महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रथा जैसे फिजी जो प्रशांत महासागर का द्वीप है वहां पे लेके गए थे। तो अभी वर्तमान में हमारा जब प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी जब भारत लौटे थे, उसकी याद में महात्मा गांधी के प्रवास वापस अप्रवासी बनने की याद में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उस प्रवासी सम्मेलन की अध्यक्षता कभी पीएम थे वो कमला प्रसाद विशेषर, वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पीएम है, उन्होंने भी उनकी अध्यक्षता कर रखी है। तो वर्तमान में यहाँ जो भारतीय पीएम है उनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर। इस प्रकार यहाँ आज भी पीएम है वो भारतीय है। अगला है गुयाना। अगला हमारा है वो है गुयाना। देखो गुयाना, और गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, और इसकी मुद्रा है डॉलर। इस प्रकार ये टोबैगो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से मिला हुआ है, उसकी भी मुद्रा है वो है डॉलर। फिर आता है हमारा मिनी भारत कहा जाने वाला सूरीनाम। सूरीनाम जिसकी राजधानी है पैरामेरिबो। पैरामारिबो। पैरामारिबो जिसकी राजधानी है पारामारिबो, और यहां भी मुद्रा है वो डॉलर है। मुद्रा डॉलर है यहाँ की। तो इस प्रकार सूरीनाम को मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है। सूरीनाम को, सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। पैरामारिबो जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है सूरीनाम नदी, और यह सूरीनाम नदी सूरीनाम की गंगा कहलाती है। सूरीनाम की गंगा कहलाती है। इस प्रकार यहाँ जो भारतीय रहते हैं सर्वाधिक सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं सूरीनाम। तो हमारे इन दक्षिणी अमेरिका के 2 देश ऐसे हैं, ट्रिनिडाड टोबैगो और सूरीनाम, जहां भारतीय रहते हैं। और सूरीनाम का सबसे बड़ा नगर है पैरामारिबो। इस दक्षिणी अमेरिका के अंदर, जो दक्षिणी अमेरिका में 15 से 16 देश है, 15 देशों में जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है सूरीनाम। सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका के देशों में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों में सूरीनाम सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है सूरीनाम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो है ब्राजील, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो ब्राजील। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो बड़ा दक्षिणी अमेरिका का राष्ट्र है वो है अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जो सबसे बड़ा राष्ट्र है वो पेरू है। इस प्रकार ब्राजील सबसे बड़ा, दूसरे नंबर अर्जेंटीना, तीसरे नंबर पेरू। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्र है वो है सूरीनाम।
उसके बाद में ट्रिनिडाद टोबैगो, और तीसरा है वो उरुग्वे। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राष्ट्रों में आता है उरुग्वे। तो अपन बात कर रहे थे सूरीनाम। सूरीनाम जो कैरिबियाई राष्ट्रों में ये आर्थिक ट्रिनिडाद टोबैगो के बाद सूरीनाम उभरने वाले देशों में आता है, लेकिन सूरीनाम एक गरीब राष्ट्रों में आता है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है, मानव विकास सूचकांक में सबसे पिछड़े देशों में, दक्षिणी अमेरिकी देशों में यदि किसी का नाम आता है तो वो सूरीनाम है, सूरीनाम का नाम आता है। तो इस प्रकार सूरीनाम वो राष्ट्र है जहां सर्वाधिक भारतीय रहते हैं, और इसे मिनी हिंदुस्तान भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो लैटिन अमेरिकी राष्ट्र है, इस लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में सूरीनाम एक ऐसा है जहां डच भाषा बोली जाती है, डच। यह डच प्रशासित क्षेत्र था सूरीनाम। सूरीनाम को डच प्रशासित क्षेत्र होने के कारण 25 नवंबर 1975 को इसे डचों से आजादी मिली थी। डच नीदरलैंड के अधीन था। ये पूरे दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में सूरीनाम एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जो नीदरलैंड हॉलैंड वासी डचों के अधीन था, और डचों से इसे जो सूरीनाम को जो आजादी मिली वो मिली 25 नवंबर 1975 को मिली। इस प्रकार सूरीनाम भी वो राष्ट्र है दक्षिणी अमेरिका का जिसके अंदर दिवाली और होली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, और ये हिंदुस्तानियों के आगमन का एक त्योहार भी मनाया जाता है सूरीनाम के अंदर। तो सूरीनाम और ट्रिनिडाद टोबैगो दो राष्ट्र है जहां सर्वाधिक भारतीय रहते हैं। सूरीनाम को मिनी हिंदुस्तान भी कहते हैं। कभी गन्ने की खेती के लिए सूरीनाम में भारतीयों को लेकर के गए थे। सूरीनाम की मुख्य भाषा है वो है डच। सूरीनाम की मुख्य भाषा है वो है डच, और इसके बाद में यहाँ की जो भाषा बोली जाती है वो है इस्त्रानान टोंगो। दूसरी भाषा है इस्त्रानान टोंगो, और तीसरी भाषा है वो है हिंदी, जिसे सूरीनामी हिंदी कहते हैं। सूरीनामी हिंदी कहते हैं। ये सूरीनामी हिंदी भोजपुरी से मिलती है, भोजपुरी से मिलती है। इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका के अंदर सर्वाधिक यदि हिंदी बोली जाती है तो वो सूरीनाम राष्ट्र में बोली जाती है। दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में सर्वाधिक सूरीनाम में हिंदी बोली जाती है, उसके बाद ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में हिंदी बोली जाती है। खूब बार पूछा जाता है कि निम्न में से हिंदी भाषी राष्ट्र है, तो दक्षिणी अमेरिका में जब सूरीनाम आ जाए तो हम केवल भारत, नेपाल, आसपास के राष्ट्रों में ऐसे खोजते रहते हैं कि बांग्लादेश में और म्यांमार में, इन राष्ट्रों में कहीं हिंदी बोली जाती होगी। यहाँ अपन मॉरिशस का उदाहरण देते हैं, लेकिन दक्षिणी अमेरिका तक अपनी पहुंच होती नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रकार सूरीनाम वो राष्ट्र है जिसमें तीसरी सबसे बड़ी भाषा है वो हिंदी है। पहली सबसे बड़ी भाषा है वो डच, और दूसरी भाषा है वो है सरानान टोंगो, और तीसरी भाषा सूरीनाम की सबसे बड़ी है वो है सूरीनामी हिंदी, जो भोजपुरी से मिलती जाती है। भोजपुरी जो अपने बिहार और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और झारखंड के क्षेत्रों में, लगभग ये बिहार और इनके आसपास के क्षेत्रों में जो भोजपुरी बोली जाती है, तो वो भोजपुरी से मिलती जुलती है सूरीनामी हिंदी वहां बोली जाती है। और सूरीनाम की राजधानी है वो पारामारिबो, और डॉलर वहां की मुद्रा कही जाती है। उसके बाद में राष्ट्र आता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना दूसरा राष्ट्र आता है फ्रेंच गुयाना। अब देखो जो फ्रेंच गुयाना है उसकी राजधानी है वो है कैयनी। फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कैयनी, और वहां की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। फ्रैंक कैयनी, और उसकी मुद्रा है फ्रैंक कैयनी की। फ्रेंच गुयाना के अंदर ये जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांस प्रशासित क्षेत्र है, और फ्रांस प्रशासित क्षेत्र होने के कारण यहाँ एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है कोरू। कोरू अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है एरियन या अरियन, जिसे एरियन स्पेस एजेंसी कहते हैं। फ्रांस की स्पेस एजेंसी एरियन का प्रक्षेपण स्थल है कोरू, और हमारे भारत के खूब सारे संचार उपग्रहों को कोरू अंतरिक्ष केंद्र से छोड़े थे फ्रांस की कंपनी एरियन ने।
फ्रांस की जो, जैसे हमारा इसरो है, जैसे अमेरिका की नासा है, ऐसे स्पेस एजेंसी है, जो सरकारी स्पेस एजेंसी है फ्रांस की वो है एरियन स्पेस एजेंसी है फ्रांस की, वो अपने कोरू से, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर स्थित राष्ट्र है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए प्रक्षेपण जब किया जाता है, जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो उनका गुरुत्व बल कम होने के कारण उन्हें वापस जो भेजने में, खींचने में उनका बल कम लगता है, इसलिए भेजने में आसानी रहते हैं। इसलिए विश्व के ज्यादातर प्रक्षेपण जो स्थल है, सैटेलाइट जो लॉन्चिंग पैड है, वो ज्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। तो ये भूमध्य रेखा के पास में स्थित है कोरू, ये एरियन फ्रेंच गुयाना आज भी विदेशी डिपार्टमेंट का भाग है फ्रेंच का, और जिसकी राजधानी है केयनी और उसकी मुद्रा है फ्रैंक, और वहां फ्रेंच गुयाना के अंदर कोरू अंतरिक्ष केंद्र एरियन फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका स्पेस स्टेशन है। इसके बाद में हम आते हैं इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो और उसकी मुद्रा है डॉलर। इक्वेडोर की जो राजधानी है क्विटो विश्व के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। मानचित्रों में भूगोल जो पुस्तक है वो ये कहती है कि क्विटो सबसे ऊंची राजधानी नहीं है। महेश वरणवाल ये कहती है कि महेश वरणवाल बुक कहती है कि क्विटो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। जो विश्व की समुद्र तल से ऊंचाई पर बसी राजधानियों में क्विटो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। जबकि मानचित्रों में भूगोल जो पुस्तक है वो ये कहती है कि बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची बसी राजधानी है। क्विटो इक्वेडोर की राजधानी है और इक्वेडोर इक्वेटर के पास स्थित होने के कारण इसका नाम, यानी 0 डिग्री अक्षांश के आसपास होने के कारण इसका नाम इक्वेडोर पड़ा। और इक्वेडोर की राजधानी क्विटो जो विश्व की दूसरी ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलिविया की लापाज है। बोलिविया की जो राजधानी है लापाज, ये विश्व की सबसे ऊंची बसी राजधानी है। इस प्रकार क्विटो सेकंड है, यानी विश्व की सबसे ऊंची बसी जब राजधानियों में नाम आएगा तो इक्वेडोर की जो क्विटो है वो विश्व की दूसरी ऊंची बसी राजधानी है। और बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची बसी राजधानी है। प्रथम ऊंची बसी राजधानी है वो बोलिविया की लापाज और दूसरी है इक्वेडोर की क्विटो। तो इस प्रकार ये इक्वेडोर इक्वेटर पर स्थित होने के कारण उसका नाम है। और ये विश्वत्रय के उच्च जो जलवायु क्षेत्र है, विश्वत्रय के उच्च भूमि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है इक्वेडोर के ये जो भाग है, इक्वेडोर के यहाँ ग्वायाकिल की खाड़ी है और ग्वायाकिल की खाड़ी को पर्ल ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। और इक्वेडोर का जो ग्वायाकिल है वो प्रशांत महासागर पर स्थित है। इक्वेडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसके दक्षिण और उत्तर में स्थित क्षेत्रों का जब पूछा जाता है, देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप उत्तर से लगा करके दक्षिण तक, जब उत्तर से लगा करके दक्षिण तक बात आती है तो ये 7,640 वर्ग किलोमीटर लंबा है। यानी ये यहां पुंटा गैलिनास स्थित है। कोलंबिया का पुंटा
गैलिनास स्थित है। पुंटा गैलिनास से लगा करके यहां ये टेरा डेल फ्यूगो का पुंटा एरिनास स्थित है। पुंटा एरिनास तक ये 7,640 किलोमीटर लंबा है। जब इसकी चौड़ाई की बात आती है तब ये 4,990 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी आकृति है वो इस प्रकार त्रिभुजाकार है, उल्टे त्रिभुज की भांति इसकी आकृति है। ये त्रिभुजाकार है, उल्टे त्रिभुजाकार इसकी आकृति कही जाती है। और ये जो भाग है वो पुंटा गैलिनास कोलंबिया का भाग है। पुंटा गैलिनास से लगा करके पुंटा एरिनास तक, यानी ये जैसे अमेरिका है, अमेरिका का ये जो भाग है दक्षिण में जहां अमेरिका मिलता है इससे, इस अमेरिका के यहां ये जो नुकीला भाग है इसे हॉर्न अंतरीप कहते हैं। हॉर्न अंतरीप यानी इसे कैप हॉर्न कहा जाता है। ये कैप का वो भाग है, कैप की भांति जिसे कैप हॉर्न कहा जाता है। कैप हॉर्न का जो अंतिम भाग है वो टेरा डेल फ्यूगो है। टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है। इस प्रकार इनके बीच में जो जल संधि है उस जल संधि का नाम है मैगेलन जल संधि विश्व की सबसे लंबी जल संधियों में से एक है। और मैगेलन जल संधि वो मैगेलन थे जिसने सर्वप्रथम निर्बाध रूप से बिना ठहरे और बिना किसी झिझक के पृथ्वी का संपूर्ण चक्कर लगाया था। वो नाविक थे, उनके नाम पे टेरा डेल फ्यूगो और चिली के इस हॉर्न अंतरीप के बीच का जो भाग है जहां मैगेलन जल संधि स्थित है। दक्षिणी अमेरिका को जो मूल रूप से अलग जो द्वीप करता है उस द्वीप का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। दो भागों में एक जो भाग है वो अर्जेंटीना का भाग है, एक भाग है अर्जेंटीना का, और एक जो भाग है वो चिली देश का है। इस प्रकार टेरा डेल फ्यूगो अंतिम द्वीप है दक्षिणी अमेरिका का। और इस दक्षिणी अमेरिका का टेरा डेल फ्यूगो पर जो स्थान है जिसे कहते हैं पुंटा एरिनास से लगा करके पुंटा गेलिनास तक ये पुंटा गेलिनास ये कोलंबिया का भाग है और ये 7,640 किलोमीटर लंबा है। और ये सबसे जो चौड़ा भाग है वो है 4990 किलोमीटर, यानी 4,990 किलोमीटर लंबा है। इस प्रकार ये पुंटा एरिनास से पुंटा गेलिनास के मध्य स्थित है। अब देखो, जब दक्षिणी अमेरिका है और ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे एक रेखा है, ये 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो ऊपर की रेखा है वो कर्क रेखा है जिसे हमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी आड़ी रेखाएं लेटीट्यूड 0 डिग्री जो खींची जाती है उसके उत्तर में 90 डिग्री होती है और इसके दक्षिण में 90 डिग्री होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 90 डिग्री होती है। तो इस प्रकार पृथ्वी 23.5 डिग्री जो झुकी है उस रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी के मध्य होने के कारण भूमध्य रेखा या उसे विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री उत्तरी
0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कर्क और मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु जो अमेरिका की जो स्थिति है, उष्णकटिबंधीय जलवायु 0 डिग्री अमेरिका के उत्तर भाग से गुजरती है, इसलिए ये अमेरिका का उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा इस प्रकार जो है वो अमेरिका के मध्य से गुजरती है, यानी कुछ देश है वो शीतोष्ण कटिबंध में और अमेरिका का अधिकांश भाग है वो उष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित है। जो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अमेरिका के 0 डिग्री, या जिसे अपन भूमध्य रेखा जिसे अपन विषुवत रेखा खूब नामों से पुकारा जाता है, विषुवत रेखा। देखो ये अमेरिका के किस देशों से, अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से गुजरती है? ये 4 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा। एक तो है इक्वेडोर, ये देखो इक्वेडोर, यहां ये कोलंबिया पेरू से गुजरती है, दूसरा नंबर है पेरू, और तीसरा जो स्थान है वो ये कोलंबिया से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, और जो चौथा स्थान है वो ये ब्राजील से गुजरती है। ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर के लिए अवश्य पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो 4 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री, जो इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील, इन 4 देशों से गुजरती है। जब मकर रेखा की बात आती है, ये जो मकर रेखा है, और जब मकर रेखा की बात आती है तो मकर रेखा भी 4 देशों से गुजरती है। पहला आ गया चिली, दूसरा आ गया अर्जेंटीना, और तीसरा आ गया पैराग्वे, और चौथा आ गया ब्राजील। दोबारा देखो, रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं कि अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप उष्ण कटिबंधीय भागों में पड़ता है, क्योंकि मकर रेखा इनके मध्य भागों से गुजरती है, और इसका अधिकांश भाग है वो उत्तरी भाग है वो चौड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक भाग उत्तरी भाग पड़ता है, क्योंकि ये उल्टे त्रिभुज की भांति है। तो मकर रेखा से उत्तर का भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। तो मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री दक्षिणी अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है, इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील। तो इस प्रकार इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील भूमध्य रेखा 4 देशों से गुजरती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है, वो है चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। इस प्रकार 4 देशों से गुजरती है। अब देखो, इसके अलावा जो हम दूसरे देशों का वर्णन करेंगे उससे पहले हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। मैंने आपको मैप में बता रखा है कि ये जो लाल से बता रखा है, ये भी लाल से बता रखा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता था कि देखो, ये ब्राजील है, इस दक्षिणी अमेरिका के अंदर है कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, इतने देश है। लेकिन एक चिली है वो ब्राजील से नहीं लगता है। ब्राजील से जो राष्ट्र नहीं लगते हैं, ब्राजील से जो राष्ट्र सीमा नहीं बनाते हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी और आरपीएससी में खूब जगह पूछा जाता है। देखो, चिली एक है वो ब्राजील से सीमा नहीं बनाता है, और दूसरा इक्वेडोर है वो ब्राजील से सीमा नहीं बनाता है। देखो, कोलंबिया बना रहा है,
वेनेजुला बना रहा है, गुयाना बना रहा है, सूरीनाम बना रहा है, फ्रेंच गुयाना बना रहा है, पेरू बना रहा है, बोलिविया बना रहा है, प्रागवे बना रहा है, उरुग्वे बना रहा है, अर्जेंटीना बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ब्राजील ऐसा देश है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है। ब्राजील ऐसा देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है। अब देखो, और जिन देशों से नहीं बनाता है उनमें एक है चिली और एक है इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर से यह सीमा नहीं बनाता है। अब 2 देश मैंने हरे भाग से बना रखे हैं, एक है बोलिविया और दूसरा है प्रागवे। एक देश है बोलिविया और दूसरा देश है प्रागवे। और देखो बाकी सारे जितने भी समुद्र देश है, चिली समुद्रीय देश है, पेरू की सीमा समुद्र से लगती है, कोलंबिया की लगती है, और वेनेजुला की लगती है, गुयाना की लगती है, सूरीनाम की लगती है, फ्रेंच गुयाना की लगती है, ब्राजील की लगती है, उरुग्वे की लगती है, अर्जेंटीना की लगती है। लेकिन बोलिविया की सीमा वो है नहीं लगती है, समुद्र से नहीं लगती है। दूसरा देश है पेराग्वे। पेराग्वे जिन्हें कई बार प्रागवे भी कहा जाता है, प्रागवे। तो प्रागवे की सीमा भी समुद्र से नहीं लगती है। इसलिए बोलिविया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश है, यानी जिसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है वो बोलिविया है। चारों ओर से जो भूमि से घिरा है, समुद्र से नहीं लगता है, उन देशों को लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है, स्थलबद्ध देश कहा जाता है। उसमें बोलिविया प्रथम स्थान पर है। और दूसरा जो लैंड लॉक्ड राष्ट्र है वो है पेराग्वे। पेराग्वे, तो इस प्रकार पेराग्वे दूसरा लैंड लॉक्ड कंट्री कही जाती है। अब बात आती है पेरू की। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा और इसकी मुद्रा है न्यू सोल। लीमा उसकी राजधानी है और सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक स्थित है। और लीमा राजधानी है, बंदरगाह है, बड़ा नगर है और एक मछली उत्पादक है। पेरू विश्व में कभी 5वां सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान में 7वां सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। विश्व का 5वां बड़ा की जगह अभी 7वां सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। पेरू के तट पर कई ऐसे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे एक है अद्भुत पक्षी या गुयाना पक्षी। गुयाना पक्षी जब बीट कर देते हैं, जिसे अपन मारवाड़ी में बीट कहते हैं, इस बीट के माध्यम से जो बीट इकट्ठी कर करके अपने तट पर बीट इकट्ठी करके फास्फेट उत्पादन करता है। इन बीट में फास्फेट पाया जाता है। इसलिए गुयाना जो पक्षी है वो पेरू को वरदान कहा जाता है, पेरू का वरदान कहा जाता है। और गुयाना पक्षियों के चिड़िया के मल होते हैं, जो गुयाना चिड़िया होती है उनके मल के द्वारा जो बीट होती है उसकी, वो बीट में फास्फेट होता है। इसलिए पेरू विश्व के उन फास्फेट देशों में से, उत्पादक देशों में से एक है जो निर्यात करते हैं। अब देखो ये जो उरुग्वे राष्ट्र है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं उरुग्वे। उरुग्वे की जो राजधानी है वो है मोंटेवीडियो। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो और उरुग्वे की जो मुद्रा है वो है पिसो। देखो
1930 के अंदर उरुग्वे के अंदर 1930 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और जीता भी उरुग्वे ना था। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और जीता भी उरुग्वे ने था। उरुग्वे की एक विशेषता यह है कि ये एकमात्र दक्षिण अमेरिका का ऐसा राष्ट्र है जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में स्थित राष्ट्र है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मकर रेखा के दक्षिण में स्थित अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा राष्ट्र है? तो वो है उरुग्वे। 1930 के अंदर उरुग्वे के अंदर जो है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और उरुग्वे ही जीता था। तो इस प्रकार ये मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है और ये पराना, प्रागवे, इन नदियों के संगम से जो यहाँ का मैदान बना है उसे कहते हैं लापलाटा। तो लापलाटा के लिए प्रसिद्ध है और ये लापलाटा के क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी मोंटेवीडियो, एक उत्पादक क्षेत्रों में से एक है उरुग्वे। तो इस प्रकार पराना, प्रागवे का सम्मिलित क्षेत्र लापलाटा कहलाता है और ये मोंटेवीडियो इसी लापलाटा क्षेत्र का भाग है। उरुग्वे एक उपजाऊ राष्ट्रों में आता है जहां जो अर्जेंटीना की घास पाई जाती है पंपाज, ये उन पंपाज क्षेत्रों का हिस्सा है उरुग्वे। तो इस प्रकार हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा ब्राजील और अर्जेंटीना और चिली देशों का हम एक एक करके वर्णन करेंगे। बोलिविया, बोलिविया की राजधानी है लापाज, लापाज बोलिविया की राजधानी है लापाज और इसकी बोलिविया रियाल जो इसकी मुद्रा है। और बोलिविया विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। बोलिविया की राजधानी लापाज और टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये एंडीज पर्वतमाला के मध्य में स्थित है बोलिविया। तो इस प्रकार हमारा चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील का नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी विषुवत रेखीय जलवायु पर स्थित है, कौन शीतोष्ण है, कौन उष्ण कटिबंधीय है। अच्छा, इसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ कौन सी बरसात होती है। दक्षिणी अमेरिका मैदानों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका चिड़ियाओं का, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। उनका भी वर्णन करेंगे, कौन कौन से हैं, लानोस कहाँ पाए जाते हैं, फिर कैंपोस कहाँ पाए जाते हैं, सेल्वास कहाँ पाए जाते हैं, ग्रांड चाको कहाँ पाए जाते हैं और पंपाज कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार उन मैदानों का वर्णन करेंगे। फिर पर्वत और पठार और उसकी स्थिति के बारे में वर्णन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका की कौन कौन सी नदियां हैं और क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में वर्णन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका के अंदर कौन कौन से खनिजों के लिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जाना जाता है उनका वर्णन करेंगे। जय हिंद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबा करके हमें लाभान्वित करते रहिए और इस प्रकार अपना जो एहसान का पुलिंदा है वो हमारे सिर पर बांधते रहिए। जय हिंद, जय भारत।